अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस कोर्सेज में लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं आपका टीचर कोर्स इंस्ट्रक्टर राना शहजाद अली। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस दफ़ा हमारा वीक नंबर 7 है, तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर भी 7 होगा। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स विद एम्प्लॉइज़ कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब एम्प्लॉइज़ अदारे को ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ किस किस्म के मुआहदे करने की ज़रूरत होती है, और ये जो मुआहदे होते हैं ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाती हैं, कुछ चीज़ों की जो एम्बिग्यूटीज़ होती हैं, जो चीज़ें अनक्लियर होती हैं, वो तय हो जाती हैं। एम्प्लॉइज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, जबकि एम्प्लॉयर की ये तसल्ली हो जाती है कि एम्प्लॉइज़ जो होंगे वो टर्नओवर नहीं करेंगे, वो यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे और उनको जॉब सिक्योरिटी फील होगी। आज के टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे, सबसे पहले हैं साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स कि ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, और साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स डू ऑर्गेनाइजेशंस वांट विद द एम्प्लॉइज़, यानी ऑर्गेनाइजेशंस किस किस्म के ताल्लुकात जो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ चाहती हैं, और इसी मुनासबत से एम्प्लॉइज़ भी कुछ चीज़ें अपने जहन में, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, कुछ उनके जहन में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनके एम्प्लॉयर के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के होने चाहिए। नंबर 3, डू ऑर्गेनाइजेशंस ब्रेक प्रॉमिसेस टू एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉयर को यानी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एम्प्लॉइज़ के साथ किए हुए जो मुआहदे होते हैं, उनके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन तयशुदा होती हैं, उनको ऑनर करना चाहिए या उनकी खिलाफ वर्जी करनी चाहिए। अगर वो ऑनर करते हैं तो किस किस्म की उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनको क्या क्या एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं। और अगर वो उसको ऑनर नहीं करते, अपने मुआहदे की पासदारी नहीं करते, तो ऑर्गेनाइजेशंस को इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। डेफिनेट सी बात है कि एम्प्लॉइज़ के अंदर अगर मोटिवेशनल लेवल ना हो, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल ना हो, तो वो अपने फोकस जो है अपने काम के ऊपर, अपने वर्किंग के ऊपर नहीं कर सकते, प्रोफेशनलिज्म की कमी आ जाती है। तो अल्टीमेटली ये नुकसान जो है ये इदारों को होता है। हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके। 4th इशू होगा व्हाई इज़ जस्टिस इम्पॉर्टेंट टू इंडिविजुअल्स, यानी एट वर्क प्लेस जो जस्टिस यानी इंसाफ है उसकी अहमियत क्या होगी इदारे के अंदर, और वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं आपके इदारे के अंदर, उनकी वर्किंग पे, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी पे, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे इस चीज़ का असर क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान वर्क साइड पे एक अच्छी ट्रीटमेंट चाहता है, इंसाफ चाहता है, जो काम के साथ भी हो, जो मुआवजे के साथ भी हो, जो टाइम के साथ भी हो, जो प्रोफेशन के साथ भी हो, जो पैशन के साथ भी हो, और अल्टीमेटली जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में आप काम करते हैं उसके अंदर भी आपकी इन्वॉल्वमेंट होना जो है वो ज़रूरी होती है। और 5th इशू जो हम डिस्कस करेंगे, इज़ फेयरनेस इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज़, क्या फेयरनेस जो है तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए लाजमी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ, और पहला इशू जो है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स की हद तक बिज़नेस एंड कॉमर्स मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट तो ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के किए जाते हैं, जो बिज़नेस की डेवलपमेंट के लिए हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन हो रही थी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो कि एक इनफरादी शख्स के जहन में हो सकती हैं, with respect to what he or she will contribute to the organization, यानी उसके जहन में कुछ चीज़ों के मतलब जांच जो है, कुछ चीज़ों की जुस्तजू होती है कि वो ये अपना रोल को सर्टिफाई कर सके, एस्टेब्लिश कर सके कि उसको अदारे के अंदर अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट करना होगा, कि जो उसकी जो वर्किंग ड्यूटीज़ होंगी
जिनको वो करेगा। एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इन रिटर्न, और अदारा उसके बदले में किस किस्म की सहूलियात इसे मुहैया करेगा, कौन से परक्विजिट्स होंगे, कौन से प्रिविलेजेस होंगे, कौन से बेनिफिट्स होंगे, और उसका सैलरी पैकेज या उसके रेम्यूनरेशन इसके बदले में क्या होगी। ज़ाहिर सी बात है कि कुछ एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉइज़ को होती हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयर को होती हैं। जब दोनों की ही कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों, दोनों की ही कुछ एक्सपेक्टेशंस हों, तो फिर अपनी तरफ से दोनों को ही कुछ चीज़ों को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ये साइकोलॉजिकल इंसान के जहन में होती है। ज़ाहिर सी बात है कि एम्प्लॉइज़ भी चाहते हैं कि अगर उनको कुछ ड्यूटीज़ दी जाएँ, वर्किंग टाइम दिया जाए और वो सर्टेन ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में उन्हें बेहतरीन सहूलियात और सैलरी पैकेज मिलना चाहिए। और बिल्कुल इसी एंगल से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी ये रिक्वायर करती हैं कि अगर वो अपने एम्प्लॉइज़ को सहूलियात भी दे रही हैं, इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, एनुअल बेसिस पे जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो भी दे रहे हैं, हैंडसम सैलरी पैकेजेस भी दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, तो फिर वो भी तो ये रिक्वायर करते हैं कि उनको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड परफॉर्म करें। तो साइकोलॉजिकली दोनों फरीक यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अपने आप को या एक दूसरे को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, और ये इत्मीनान ज़ाहिर सी बात है कि कानून के प्रोसीजर्स के अंदर एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस मौजूद है कि आप अगर अपनी चीज़ों को इत्मीनान के साथ मुकम्मल करना चाहते हैं तो बिज़नेस ने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे करने का अख्तियार दिया है और इसकी सेंस दी है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कुछ मुआहदे ऐसे करते हैं जो दोनों के सेटिस्फेक्शन के लिए या काम की कंटिन्यूशन के लिए ज़रूरी तस्वर किए जाते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें एक इंडिविजुअल की क्या कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं, यानी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई जो अदारे को बीइंग एन एम्प्लॉई ज्वाइन करता है तो उसकी तरफ से किस किस्म की तागदो, किस किस्म की एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है, और बिल्कुल इसी एंगल पे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसके लिए क्या इंड्यूसमेंट्स हो सकती हैं, यानी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम पॉलिसीज़, वो तमाम ऑफरिंग्स जो अदारा अपने एम्प्लॉइज़ को देता है ताकि उनको काम के लिए मोटिवेट किया जा सके, बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने के लिए मोटिवेट किया जा सके, तो वो कौन कौन सी होती है। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, यानी वो इनफरादी लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक एम्प्लॉई के तौर पे या वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे ज्वाइन करते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ हो सकता है जो अदारे की बेहतरी के लिए हो। तो कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स की तरफ से जो कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं वो क्या हैं, एफ़र्ट्स, यानी उनकी बेहतरीन एफ़र्ट्स होने चाहिए। उनको अगर काम का पता होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो अच्छी एफ़र्ट्स भी कर सकेंगे। जब वो किसी इदारे के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को ज्वाइन करते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनको अच्छी एफ़र्ट्स करनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए जिनकी वर्किंग उनको आती है, जिनका उनको एक्सपीरियंस है। एबिलिटी, अहलियत की बात है, ज़ाहिर सी बात है कि अहलियत के बिना तो कोई काम भी नहीं हो सकता। मसलन एक अदारे को आप एक अकाउंटेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो आपके अंदर इतनी अहलियत होनी चाहिए जो इसकी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं या इसकी जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं या इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू हैंडल इट एंड हाउ टू प्रिपेयर इट। लॉयल्टी, नंबर 3, लॉयल्टी अखलास को कहते हैं, यानी अदारे के साथ जब किसी आप अदारे में जॉब करते हैं तो ये बेसिक शर्त होती है कि आप उस अदारे के साथ लॉयल हों, उनके मसाइल को अपना मसाइल समझें और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या वर्किंग ड्यूटीज़ हैं वो आपको ईमानदारी से अदा करनी चाहिए। नंबर 4, स्किल्स अहलियत का लेवल भी कह सकते हैं और आपका हुनर, यानी किसी चीज़ के ऊपर जो किसी जॉब की या किसी स्किल की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है उसके ऊपर आपकी कितनी ज़्यादा कमांड है। मसलन अभी मैंने आपके सामने एक अकाउंटेंट की बात की थी, तो क्या अकाउंटेंट के पास इतनी स्किल्स है कि वो अकाउंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से अदा कर सके, यानी उसको रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल्स भी बनाने आते हों, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी आती हों, उनको इनके ऊपर जो महाराना राय है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स है वो भी करनी आती हो, तो ये एक स्किल की बात है। इसी तरह अगर कोई बंदा आईटी की फील्ड में काम कर रहा है तो उसको आईटी प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इसके लेटेस्ट वर्जन कौन से हैं, उनके ऑपरेटिंग वर्जन कौन से हैं, इसके मुतालिक उनको कंप्लीट पता होना चाहिए। टाइम, ज़ाहिर सी बात है कि जिस वक्त ये मुआहदे होते हैं तो टाइम लाइन को तय किया जाता है। बात जॉब्स ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती हैं, यानी एक प्रोजेक्ट के लिए होती हैं, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपकी वहाँ से जॉब भी ख़त्म हो जाती है
और इसी तरह अगर कंपनी प्रोसेस अकाउंटिंग सिस्टम के तहत चलती है यानी कंटिन्यूस प्रोसेस होती हैं, आप अदारे को एज ए परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे जब ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको ये तय हो जाना चाहिए कि ये जॉब कितनी देर के लिए है, और इसी तरह इसके वर्किंग आवर्स भी डिसाइड कर लिए जाते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स होते हैं वो सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग्स ऐसी हो सकती है अदारे की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको काम करना पड़े तो उसके चार्जेस अलहदा से तय कर लिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर है वो कॉम्पिटेंसीज़, यानी ये कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि आप प्रोफेशनली तौर पे उस चीज़ के अहल होने भी चाहिए, यानी जिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपने ज़िम्मेदारी कबूल की है या जिस डेजिग्नेशन पे आप बैठे हुए हैं आप खुद भी महसूस करें और अदारे का भी निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि वो इस चीज़ को मेक श्योर बनाए कि आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी मौजूद है जिस डेजिग्नेशन पे या जिस अथॉरिटी को आप हेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन को भी करने की ज़रूरत होती है या कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशंस को तय करनी चाहिए ताकि उनका एम्प्लॉइज मोटिवेट हो सकें काम करने के लिए, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो। इंड्यूसमेंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर पे का स्ट्रक्चर, पे का स्केल तयशुदा होना चाहिए और अदारे अपने स्टैंडर्ड्स मुरतब करते हैं कि काम की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, काम की नेचर को देखते हुए तो एक जॉब स्ट्रक्चर और पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इस चीज़ों को होना चाहिए और ये स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जैसे जो कम्पिटेंसीज कम्पेटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे इदारे के लोग अपने एम्प्लॉइज़ को दे रहे होते हैं, तो आपको भी इस चीज़ को मुमकिन बनाने की ज़रूरत है कि आप भी एक स्टैंडर्डाइज पैकेज ऑफ़र करें। नंबर 2, जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉई की वर्किंग एफिशिएंसी के लिए ये बड़ी ज़रूरी होती है। जब एक एम्प्लॉई को पता होगा वो किसी इदारे के अंदर एक लंबे अरसे के लिए काम कर रहा है, उसको जॉब की सिक्योरिटी हो, उसको ये डर ना हो कि उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा या कोई इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अक्सर अदारे अपने कैपिटल रैशनिंग के टाइम के अंदर वो डाउन साइजिंग करते हैं, तो ये चीज़ जो होती है ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बड़ी ज़रूरी है कि उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसकी जॉब परमानेंट होगी, उसको नहीं निकाला जाएगा। और जब इस तरह की सिक्योरिटी एम्प्लॉइज़ को हासिल होती है तो अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार लाते हैं, उनको ये इत्मीनान होता है कि उनको सैलरी मिलेगी, उनकी जॉब रहेगी, तो अच्छी सलाहियतों को बरोकार ला के अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ऑनगोइंग जॉब के साथ अटैच जो माहाना बुनियादों पे सैलरी के साथ आपके इंसेंटिव्स हो सकते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलते हैं जिनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहा जाता है, उनकी फैसिलिटी भी होनी चाहिए और उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। जैसे पेंशन है, ग्रेजुटी है, जीपी फंड है एंड सो ऑन। इसी तरह करंट जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसके अंदर आपको इलाज मुआवजे की सहूलत है या इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। नंबर 4, करियर अपॉर्चुनिटीज़। करियर अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि आप अगर किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं, आपने किसी ख़ास चीज़ के ऊपर काम सीख लिया है, आपकी लर्निंग अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी उस इदारे के अंदर ही होनी चाहिए कि अगर आपके इदारों को जब ज़रूरत हो आपकी स्किल्स की, आपके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो तो आपको उस इदारे में प्रमोट किया जाए। आपको फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपने किसी एक रैंक पे ज्वाइन किया है तो अगर इसी इदारे के अंदर डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रमोट होते हैं लोग तो आपको भी ये चांस मिलना चाहिए आपकी सीनियरिटी को देखते हुए, आपके एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। स्टेटस जो अच्छी क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन या स्ट्रक्चर मौजूद होता है तो उसके अंदर ये स्टेटस भी तयशुदा चीज़ें होती हैं कि आपको कौन सी डेजिग्नेशन मिलेगी। अमूमी तौर पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक डेजिग्नेशन या एक ख़ास स्टेटस दिया जाता है इदारे के अंदर और वो स्टेटस के मुताबिक ही काम करते हैं। सारी सी बात है कि हर इदारे के अंदर एक निज़ाम होना चाहिए और इस निज़ाम के अंदर ड्यूटीज़, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तयशुदा होती हैं। और लास्ट ऑप्शन इसके अंदर जो है या एक फैक्टर जिसको ख़ास तौर पे अदारों को लाजमी तौर पर अपने माहदों के अंदर शामिल करना चाहिए वो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब प्रमोशन मुख्तलिफ अदारे मुख्तलिफ उनके यहाँ फैक्टर्स होते हैं जो इम्प्लिकेशंस उनके पास होती हैं। मसलन कुछ इदारे ऐसे हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको प्रमोट करती हैं,
तो ये जब परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रमोट करेंगे तो इसमें किसी ख़ास टाइम पीरियड का जमल दखल नहीं होता। अमूमी तौर पे ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ अदारे ऐसे होते हैं जो सीनियरिटी की बेस पे और आपके एक्सपीरियंस की बेस पे आपको प्रमोट करते हैं, तो वो भी आपको फैसिलिटी अगर है वहाँ पे अगर, यानी देखना ये है कि अदारे के अंदर किस किस्म के रूल्स इम्प्लीमेंटेड हैं, क्या वो परफॉर्मेंस बेस पे प्रमोट करते हैं या वो सीनियरिटी बेस पे करते हैं। तो दोनों ही सूरतें हैं। अगर कोई भी कंपनी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उसकी इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, यानी इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स की तरफ से, एम्प्लॉइज़ की तरफ से, और एम्प्लॉइज़ को, यानी एम्प्लॉई किस किस चीज़ को जो है वो अहमियत देता है, एम्प्लॉइज़ को अदारे की बेहतरी के लिए क्या कुछ करना चाहिए या उसकी ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं, और इसी तरह से अदारे की ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं वो अपने एम्प्लॉई की बेहतरी के लिए और उसको कुछ सुकून मुहैया करने के लिए, चाहे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन हो या चाहे जॉब सिक्योरिटी की सूरत में हो, फैसिलिटीज़ एंड प्रमोशन क्राइटेरिया हो, ये तमाम चीज़ें मुहैया करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम और ज़रा डिटेल में देखते हैं कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, या इसके लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करेंगे। दिस साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स अमूमी तौर पे जब ये मुआहदे होते हैं तो 3 चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखा जाता है। तो सबसे पहले काज़ज़, यानी इसकी वजूहात क्या हैं। ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर आपस में करते हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। नंबर 2, कंटेंट, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि इन मुआहदों के अंदर शामिल करना चाहिए, यानी इनके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। और नंबर 3, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ये मुआहदे हो जाते हैं तो उनके नताइज कैसे होते हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़ाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयर ये चाहता है कि एम्प्लॉई जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करे, अपने प्रोफेशन को यूज़ करे, अपने स्किल को यूज़ करे और जो स्टैंडर्ड के मुताबिक रिक्वायर हैं उनको चीज़ें वो मुहैया की जाएँ। लेकिन इसके अगेंस्ट एम्प्लॉई भी यही चीज़ चाहता है कि जब उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो फिर स्टैंडर्डाइज पैकेज उसका राइट बनता है और उसको वो तमाम बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो रेवलरी बिज़नेस के अंदर आपके कंपेटिटर्स अपने एम्प्लॉई को ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे मुआहदे करने की, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ को एक दूसरे के साथ इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट, यानी आप इन्वॉल्वमेंट क्लाइमेट, कि आप जब अदारे के साथ शामिल होते हैं तो उस वक्त बिज़नेस की सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी। ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त तंगी के हालात होते हैं, या बिज़नेस स्ट्रेस में होता है, या इकोनॉमिक रिसेशन में बिज़नेस चल रहा होता है, तो बाज़ औक़ात तो अदारे की बिहाफ पे ही लोग ज्वाइन करते हैं और बाज़ औक़ात अदारे की ज़रूरत होती है उनको लेना, तो फिर दोनों ही सूरतें देखी जाती हैं। अगर तो एम्प्लॉई के बिहाफ पे लिया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर अमूमी तौर पे अदारा अपनी शराइत पे लेता है। लेकिन इसी तरह अगर एम्प्लॉई के ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हो तो फिर एम्प्लॉई भी जो है अपनी कुछ चीज़ों को मनवा के आता है। तो सबसे पहले तो ये वजूहात होती हैं, क्या इस तरह की प्रैक्टिसेस नॉर्मल बिज़नेस के अंदर हो रही हैं या एमरजेंसी के हालात हैं या कोई ख़ास क्राइसिस का सामना है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। नंबर 2, ब्यूरोक्रेटिक क्लाइमेट, अदारे के अंदर का निज़ाम कैसा है, यानी अमूमी तौर पे लोगों को या एम्प्लॉइज़ को इतना पता होता है कि अदारे के अंदर जो स्ट्रक्चर है जॉब का, जो परफॉर्मेंस का, जो ड्यूटीज़ का या काम करने का या अथॉरिटीज़ डिज़ाइन करने का, उस निज़ाम को देखते हुए भी आपको साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अमूमी तौर में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चीज़ें तो तयशुदा होती हैं, वाज़ेह होती हैं, लेकिन जब आप उनकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंसेस आ भी जाती हैं। नंबर 3, HR प्रैक्टिसेस। अब ये HR की प्रैक्टिस भी है। बेसिकली जब आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, HR डिपार्टमेंट आपकी सिलेक्शन करता है, आपको ट्रेन करता है, तो वहाँ पे फिर आपसे मुआहदा कर लिया जाता है। तो जदीद दौर के अंदर ये इसकी शर्त बन गई हुई है कि जब आप एम्प्लॉई को हायर करते हैं तो फिर उसके साथ मुआहदा किया जाता है, जिसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को, शराइत को तय कर लिया जाता है, चाहे दोनों तरफ से ही हो, एम्प्लॉइज़ की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से। एक्सपीरियंस, अच्छा, अब ये लोग पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे भी ऐसे मुआहदे करने की कोशिश करते हैं, यानी आपने पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उन्होंने आपके साथ प्रोटोकॉल्स तय किए, रूल्स एंड रेगुलेशन तय हो गई,
तो फिर हो सकता है दोनों ही तरफ से किसी किस्म की इरेगुलरिटी हुई हो, एम्प्लॉई ने अच्छा काम ना किया हो या उसके अंदर इतनी अहलियत ना हो। और इसी तरह दूसरी तरफ से अगर एम्प्लॉयर की बात या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उन्होंने मुआहदे के वक्त तो अच्छी चीज़ें तय की थी, बाद में वो चीज़ें मुहैया नहीं कर सके, स्टैंडर्डाइज पैकेज नहीं दे सके, स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशन ऑफर नहीं कर सके, तो उनकी तरफ से भी मसाइल हो जाते हैं। जब दोनों ही लोगों को यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को माजी में ऐसी चीज़ों का सामना हो चुका हो तो वो फिर अगले मुआहदे के लिए इसको सेफ हैंड में करने के लिए इस तरह के मुआहदे करते हैं जिसमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 4, एक्सपेक्टेशंस। बाज़ औक़ात अदारे से आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो एक्सपेक्टेशन ऐसी होती हैं कि आप पहले से ही बाउंड करने की कोशिश करते हैं कि सर्टन बेनिफिट्स इन फ्यूचर दिए जाएंगे। अदारा ग्रो कर रहा हो, अच्छा बिजनेस कर रहा हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि दोनों फ्रीकों को ही एक्सपेक्टेशन इंक्रीज़ कर जाती है, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों या एम्प्लॉयर हों। और लास्ट है अल्टरनेटिव्स। आपके पास इसके मुतबादल ऑप्शंस क्या हैं। वो शख्स अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, चाहे वो एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो, कि जब उसको कुछ सेकंड ऑप्शन या अल्टरनेटिव उसका मुतबादल उसके पास नहीं होता और एक जॉब पे रहना ही उसकी मजबूरी हो, तो फिर वो अपने आप को मैक्सिमम सिक्योर करने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ें दोनों पे ही अप्लाई होती हैं, चाहे एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो। नंबर 2, इसके अंदर हमने कहा था कि जब ये मुआहदे हम बनाएंगे, ये चीज़ें हम शामिल करें, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको इन मुआहदों के अंदर लाजमी तौर पे होना चाहिए। अब वो सबसे पहले है फेयरनेस। जब आप मुआहदे तरतीब दें, इनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो लिखी जाएं तो फेयरनेस से होनी चाहिए, यानी वो तमाम चीज़ें जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हों, रियल हों और दोनों की सिफारिशात यानी एम्प्लॉई की और एम्प्लॉयर की दोनों को ही शामिल करना चाहिए। नंबर 2, ट्रस्ट। दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, यानी मुआहदे के अंदर जो चीज़ें तय हो जाएंगी उन तयशुदा चीज़ों को फिर मानना, उन पे यकीन करना, उन पे एतमाद रखना दोनों फ्रीकों की ज़िम्मेदारी होती है। और नंबर 3 जो है लाजमी तौर पे इसमें चीज़ होगी वह डिलीवरी ऑफ द डील। अब जो चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत तय पा गई हैं, जो वर्किंग प्रोटोकॉल्स बन गए हैं, जो ड्यूटी के प्रोटोकॉल्स बन गए हैं, उनको मुहैया करना फिर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी अगर कुछ चीज़ों को एडमिट एम्प्लॉइज़ ने किया है तो उनको वो तमाम चीज़ें करनी चाहिए जो तयशुदा हैं। और इसी तरह एम्प्लॉयर पे भी ये ज़िम्मेदारी लागू होती है कि अगर वो किसी चीज़ को कमिट कर लेते हैं तो इन फ्यूचर उनको वो तमाम चीज़ें उनको मुहैया करनी होगी। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी हमने पहले कागज़ की बात कर ली कि इन साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स की वजूहात क्या होती हैं, फिर हमने ये बात कर ली कि इनके कंटेंट्स क्या होते हैं। अब हम कहते हैं इसके नताइज क्या हो सकते हैं। नताइज ज़ाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने इदारों को चलाना चाहती हैं, उसकी जो मैनेजमेंट जो है वो कॉन्शियस होती है कि हमारे स्मूथ वर्किंग के अंदर, हमारे रनिंग ऑफ बिज़नेस के अंदर किसी किस्म के मसाइल ना हों, तो इनके मुआहदे करने की वजूहात यही होती हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस की तो अच्छे की ही उम्मीद रखी जाती है। सबसे पहले एटीट्यूडिनल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तमाम चीज़ें दोनों फ्रीकों की तरफ से उनकी डिमांड्स पूरी होती हैं और मुआहदे के अंदर शामिल की जाती हैं तो फिर दोनों की जो एटीट्यूड है वो बेहतर होता है, वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे की बात को, दूसरे की रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऐसे करने से ऑर्गेनाइजेशंस की कमिटमेंट में इजाफा होता है, चाहे उनके वर्किंग प्रोफेशनल्स हों या उनके ऑनर्स या उनकी मैनेजमेंट टीम हो। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस, इससे अदारों के और एम्प्लॉइज़ के दरमियान जो रिलेशंस है वो मजबूत हो जाते हैं, दोनों का एक दूसरे के ऊपर एतमाद बन जाता है, दोनों ने एक दूसरे के लिए जो चीज़ें कमिट की होती हैं पूरा करने के बाद। जॉब सेटिस्फेक्शन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है जॉब की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, लोगों का इत्मीनान होता है कि हमें यहाँ पे जॉब करने के लिए दी जाएगी और हमारी सलाहियतों से इस्तेफादा किया जाएगा। सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी भी हो जाती है। मुआहदे का ऑनर पे दोनों को करना चाहिए और अगर इनमें से कोई एक भी फ्रीक भी मुआहदे का ऑनर नहीं करता तो फिर लेबर कोर्ट मौजूद होते हैं, लेबर यूनियन मौजूद होती हैं, वहाँ पे ये मसाइल तमाम डिस्कस किए जाते हैं। जबकि बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पहली चीज़ तो थी हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस में देखी हुई थी एटीट्यूडनल कॉन्सिक्वेंसेस, या आपके रवैये के अंदर बेहतरी क्या आती है, और दूसरा है बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस यानी आपके रूटीन के अंदर, यानी आपके रूटीन एट वर्क साइट के अंदर इसकी क्या सूरत होती है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन है।
जब दोनों की तरफ से अच्छा काम हो रहा होता है, एक दूसरे की शराइत को वो ऑनर कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो फिर मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है, एम्प्लॉई का काम करने को दिल करता है। वो अपनी अंदर से ये सोच रखते हैं कि हमें इस अदारे के साथ लॉयल होना चाहिए और अपनी बेहतरीन प्रैक्टिसेस को यहाँ पे करके अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, ताकि इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो अदारे को हो। और ज़ाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ का बेनिफिट अदारे को होता है तो उसका एक पार्ट जो है वो एम्प्लॉइज़ की तरफ भी शिफ्ट हो जाता है। एफ़र्ट्स वो ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको परेशानी हो, ज़हनी खचाव हो, वहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। जब तमाम चीज़ें तयशुदा हो जाती हैं तो फिर आपका रवैया बेहतर हो जाता है और आप काम करने में आपका दिल लगता है। अटेंडेंस एंड एब्सेंस ये बिल्कुल इसी मानों में है। अगर तो आपके मुताबिक काम सही जा रहा है, मुआहदे ऐसे हो गए कि दोनों फ्रीक ही उसका फ़ायदा ले रहे हैं, दोनों फ्रीक ही किसी स्ट्रक्चर के तहत बाउंड हो गए हैं, तो फिर अटेंडेंस इंक्रीज़ होती है। और अगर ये तमाम चीज़ें देखने में नहीं आती तो फिर एम्प्लॉइज़ जो हैं वो छुट्टियाँ करते हैं, जिससे आपकी जो एफिशिएंसी है या वर्किंग कैपेबिलिटी है वो भी मुतासर होती है। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप यानी अदारों के अंदर एक सिविलाइज्ड मैनर के साथ आपको रहना आता है, जिसमें आप एक दूसरे की बात सुनते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, नेगेटिव रिएक्शन से इज्तनाब किया जाता है। वहाँ पे ऐसे फोरम मौजूद होते हैं कि जो आपकी बात को, आपकी जायज़ शिकायत को सुने और उसका अजाला करने की कोशिश करें। और आखिरी है इंटेंशन टू स्टे। तो फिर आपके इस इरादे की तौसीक होती है कि जब आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, आपकी लर्निंग है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और सबसे बढ़ के कि वो चीज़ आपके पास्ट एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक है, तो फिर ये आप इरादा करते हैं कि हमें इस अदारे के अंदर स्टे करना चाहिए। और बिल्कुल इसी एंगल से एम्प्लॉयर के लिए भी यही चीज़ होती है कि जब वो किसी अपने एम्प्लॉय से मुतमईन होते हैं तो फिर उनको एक्सपेल आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चांस देना चाहिए कि वो उस अदारे के अंदर ही अच्छी जॉब कर सकें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इन साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स की कितनी इकसाम होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हमने पहले साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ लिया, फिर हमने इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसकी काज़ज़, वजूहात, उसके कंटेंट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो कि दो किस्म के थे उनको डिस्कस कर लिया। पहले आपके पास जो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस थे और दूसरे फिर आपके एटीट्यूडनल यानी आपके रवैये के मतलब थे। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी इन प्रैक्टिस यहाँ पे जो हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 4 किस्म के साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हो सकते हैं। पहला है जी ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल का लफ्ज़ी मतलब है कि जैसे जैसे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन, the transactional contract is present when employment arrangement is of a short term or limited duration, primarily focused on exchange of work in lieu of money। यानी अमूमी तौर पे जो छोटे छोटे वर्किंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो मखसूस टाइम के लिए और मखसूस एक्टिविटी के लिए होते हैं, और जब वो मखसूस काम या एक्टिविटी या टारगेट पूरा हो जाए तो फिर इस किस्म के आपके मुआहदे जो हैं वो कम हो जाते हैं, कैंसिल हो जाए। इसको आप एड हॉक बेस भी कह सकते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी कह सकते हैं। इन लियू ऑफ मनी विद ए स्पेसिफिक एंड डेफिनेट डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर तमाम चीज़ों को वजाहत के साथ ये बयान कर दिया जाता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी एट वर्क साइट, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या अदा करनी है, एंड लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आपका रोल वही होना चाहिए जो आपकी सीट तक महदूद हो या वो एरिया जहाँ तक आपके अख्तियारात हैं, जहाँ पे आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उन तमाम चीज़ों तक आपकी रसाई और आपका जो रोल है वो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है फॉर एम्प्लॉइज़ हायर्ड ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ शॉर्ट टर्म वाहदों के मुताबिक हायर किए जाते हैं, वो अदारे में काम करते हैं। तो बाज़ औक़ात इर्रेगुलरिटी भी तो हो जाती है ना कि अदारे के अंदर एम्प्लॉई को पता ही नहीं कि मैंने चलना कि नहीं चलना, तो उसका कैपेबिलिटी का लेवल या काम की परफॉर्मेंस का लेवल वो नहीं होता जो कि अमूमन एक परमानेंट एम्प्लॉई के अंदर होता है। एज वेल एज द वर्कर्स लोकेटेड ऑफ साइट। अच्छा, ये चीज़ भी देख लेंगे। फिर जी रैशनल, रिलेशनल। रिलेशनल का लफ्ज़ी मतलब है ताल्लुकात की बुनियाद पे ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रिलेशनल
कॉन्ट्रैक्ट्स रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, जब आपके बिजनेस के ताल्लुकात लंबे अरसे के लिए चलते हैं, यानी आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं लंबे अरसे तक, तो फिर वहाँ पे ऐसे ताल्लुकात डेवलप हो जाते हैं जो बिज़नेस के लिए बेहतरी का बायस बनते हैं, बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट, जिसके अंदर ये शर्त होती है कि बाहम एक दूसरे के ऊपर आपको एतमाद हासिल होना चाहिए, एंड लॉयल्टी ग्रोथ इन करियर, आपको उसके साथ मुखलस भी हूँ। ग्रोथ इन करियर, आपको पता हो कि मुझे अपने जॉब स्ट्रक्चर के अंदर एक निज़ाम जो बना हुआ है उसके तहत मौका दिया जाएगा ग्रो करने का, प्रोमोट होने का, आगे बढ़ने का। एंड रेम्यूनरेशन कम्स मेनली फ्रॉम द सीनियरिटी, और फिर आपको एक माकूल मुआवजा दिया जाए, और इसके अंदर जो इंक्रीज फैक्टर है वो बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस या आपके परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हो। अदर बेनिफिट्स एंड रिवार्ड्स आर ओनली लूजली रिलेटेड टू द वर्क परफॉर्मेंस। और अमूमी तौर पे ये हमारे जैसे इदारों के अंदर इन प्रोटोकॉल्स को नेगेटिवली भी ले लिया जाता है, यानी जहाँ पे आपके बॉस के साथ ताल्लुकात फ्रैंकनेस के हों तो वहाँ पे काम के अंदर तातल भी आना शुरू हो जाता है, काम लेट होना शुरू हो जाते हैं, उनका पैशन जो है उसके अंदर कमी आ जाती है, या वर्किंग कैपेबिलिटी डाउन हो जाती है। तो रिलेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को ज़रा बड़ी ही समझदारी से चलाने की ज़रूरत होती है, इनके ऊपर अमल दरामद करवाने की। नंबर 3 है जी ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का लफ्ज़ी मतलब है घूमना फिरना, अपनी जगह को चेंज करना। ट्रांजिशनल इट इज़ आ कॉग्निटिव स्टेट, ये एक वाज़े हालत है कि जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, कि जिसके तहत आपको पता चलता है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटीज़ कैसे चेंज होंगी, या उनको जो चीज़ें तयशुदा हैं उनको ऑनर कौन करेगा। एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, इसी तरह आपके माशरे के अंदर या आपके इकोनॉमी के अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं उसका असर भी आपके अदारों के साथ जो मुआहदे होते हैं उसके ऊपर असर पड़ता है। एंड ट्रांजिशंस दैट आर कंट्राडिक्शन विद द प्रीवियसली एस्टेब्लिश अरेंजमेंट आर साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जबकि जो ये वाली चीज़ है इसका अमूमी तौर पे जो है एक वाज़े जो है अख्तलाफ होता है जो नॉर्मल मुआहदे होते हैं कि जिसके अंदर तमाम चीज़ें तयशुदा नहीं हो सकती। दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्टेट यानी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर चीज़ें वाज़े हों इज़ अपेरेंट ड्यूरिंग कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन, और जब कंपनियां किसी और कंपनी के साथ इल्हाक करने जा रही होती हैं ताकि मिलके एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और टेक्नोलॉजी बेस को शेयर करते हुए एक बड़ी कंपनी बनाएगा जिसका मार्केट के अंदर शेयर ज़्यादा अच्छा हो जाए। डाउनसाइजिंग एज वेल एज द रिलेटेड स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वर्क लाइफ। अब डाउनसाइजिंग तो उस वक्त होती है जब क्राइसिस के हालात होते हैं, आपके अखराजात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंक्रीज़ कर जाएँ या आपकी आमदन में जो है वो कमी वाक़ई हो जाए, तो फिर आप इस तरह की जो है वो मुआहदे जो हैं इनको अपने एम्प्लॉइज़ के साथ करते हैं या एम्प्लॉइज़ अपने ऑनर के साथ करते हैं। बैलेंस्ड, एक दूसरे के मुकाबल होना, बराबर होना। बैलेंस साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू अ डायनामिक एंड ओपन एंडेड एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट, यानी एक ऐसी जो बदलते हुए सूरत हाल के अंदर आपकी सोच के अंदर इतना तनू या इतनी डाइवर्सिटी रखे, प्री कंडीशनड ऑन बिजनेस सक्सेस ऑफ द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। और अमूमी तौर पे इसमें कुछ चीज़ें पहले से ही तयशुदा कर ली जाती हैं कि अगर हम अदारे को किसी ख़लाँ स्टेट, ख़लाँ हालत या फ़लाँ पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचा रहे हैं तो फिर उनका बेनिफिट भी उनका बनता है। या ये चीज़ें अमूमी तौर पे जब डिसीजन हो रहे होते हैं, फ़ैसले हो रहे होते हैं, उस वक्त तमाम चीज़ों के साथ इसको भी शामिल कर लिया जाता है। एम्प्लॉइज़ हैज़ अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप स्किल्स सेट्स, और एम्प्लॉइज़ को ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनकी हो, उनकी स्किल में यानी उनके हुनर में इजाफा हो, एंड अपॉर्चुनिटीज़ उसको तरक्की के और आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए फॉर एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को ही। कंट्रीब्यूट टू ईच अदर डेवलपमेंट, और दोनों को ही एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट के लिए और दूसरे का रोल एडमायर करने के लिए अपनी तरफ से बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत होती है, और एडमायर करना भी चाहिए, और ड्यू रिस्पेक्ट जो किसी एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉयर की हो सकती है वो उसको देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इनको मैनेज कैसे किया जाता है, यानी मैनेज करने की टेक्निक क्या है। सबसे पहले जी ऑर्गेनाइजेशंस रियलिस्टिक जॉब रिव्यूज़। सबसे पहले तो इदारों को ये चाहिए
कि वो हक़ाइक़ पे मबनी अपना प्रीव्यू करें कि अगर हम किसी अथॉरिटी को डिज़ाइन करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके अंदर हम जो है वो डालते हैं, तो वो उसको आप एक्यूरेटली देखें कि मार्केट की प्रैक्टिसेस क्या हैं, आपके राइवल्स जो हैं, आपके कंपेटिटर जो हैं, उस तरह की जो आपको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिल्कुल हकीकत की बुनियाद पे इसका तज्ज़िया होना चाहिए। नंबर 2, एम्प्लॉई एटीट्यूड सर्वे। अच्छा, पीरियडिकली ये चीज़ें जो होती हैं कि एम्प्लॉइज़ का वर्किंग बिहेवियर चेक करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए वो इस तरह के सर्वे किए जाते हैं जिसमें डेटा कलेक्शन होती है और आपको पता चलता है कि अदारे के मुलाजमीन कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं काम के अंदर, पे के अंदर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर एंड सो ऑन। टीम मीटिंग एंड फोकस ग्रुप 2 वे। टीम मीटिंग तो ये होती है कि जब किसी टीम को मखसूस टास्क दिया जाता है तो फिर उनके साथ मीटिंग कर ली जाती है ताकि चीज़ों को एक ट्रैक पे रख सकें। और फोकस ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो सर्टन चीज़ों पे जो बड़ी अहमियत की हामिल होती इदारे के लिए, उनके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं मिल बैठ के, लेकिन इनकी अब सुपरविजन भी होती है, उनको बिल्कुल सेफ हैंड नहीं दिया जाता। परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा, अब इसके अंदर ये होगा कि जब आप मुआहदे करते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम डेवलप किया जाता है। यानी आप ये देखते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए कुछ वर्किंग प्रोटोकॉल्स या सर्टन फैक्टर्स डिसाइड कर लिए जाते हैं कि अप्रेजल के अंदर हम इन चीज़ों को शामिल करेंगे। मसलन हम सैलरी पैकेज को इसके अंदर डाल सकते हैं, आपके स्केल को इसके अंदर डाल सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी को डाल सकते हैं, आपकी जहानत को इसके अंदर डाल सकते हैं, आपके रूटीन एट वर्क साइट को डाल सकते हैं, आपके टाइमिंग के फॉलो करने की इशू को शामिल कर सकते हैं, आपकी ड्रेसिंग को शामिल कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को और परसेप्शन को शामिल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये तरीक़ेकार भी मैंने बताए हैं कि पीरियडिकली हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसको ग्राफ पे शो कर लिया जाता है। ग्राफ को बेसिकली समझना आसान हो जाता है कि उसकी जो उसके ऊपर कर्व बन रही होती है या स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, उससे आपको इसके रियलिस्टिक प्रीव्यू मिल जाता है कि ये चीज़ जो है किस समत में जा रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अब तमाम लोगों को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अगर वो इतनी अहलियत रखते हों। और लास्ट है जॉब सिक्योरिटी। अदारों को इस चीज़ को भी श्योर करने की, मैनेज करने की ज़रूरत होती है कि वो जॉब को सिक्योर बनाएं, एम्प्लॉइज़ को ये ख़तरा ना हो, ये डर ना हो कि ये काम मेरा नहीं कर सकेंगे या काम आता भी हो। तो अमूमी तौर पे जॉब सिक्योरिटी जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम देखेंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं बिटवीन एम्प्लॉइज़ एंड एम्प्लॉयर, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी एक अदारे को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये किन किन सूरतों में सर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले नंबर 1, टू रिड्यूस द इनसिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज़। ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब नीड क्लियर और तमाम चीज़ों को शामिल करके मुआहदे किए जाते हैं तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि एम्प्लॉइज़ के अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है जॉब की वो ख़त्म हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि ये जॉब कितनी देर की है, किस नौइयत की है और इससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो जो इनसिक्योरिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, to fill the gaps in the employment relationship that cannot be addressed in a formal written contracts। यानी इस तरह के मुआहदों के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं जो कि एम्बिग्युइटी का बायस बन सकती हैं या बाद में या आने वाले हालात में जिनको एड्रेस करना ज़रूरी होता है, अगर पहले से ही शामिल कर लिया जाए तो जो रिलेशंस का गैप होता है यानी एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का वो फिल हो जाता है। वो एक दूसरे को एंगेज रखते हैं, चीज़ों को याद दहानी होती है वर्किंग के हवाले से, कैपेबिलिटी लर्निंग के हवाले से और अपनी सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन के हवाले से। नंबर 3, टू शेप बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ को किसी एक ख़ास डगर पे काम करने के लिए या एक ख़ास प्रोफेशनल बिहेवियर अडॉप्ट करने में मदद मिलती है। यानी जो ऑफरिंग्स होंगी अदारे की उसके मुताबिक ही एम्प्लॉइज़ अपने बिहेवियर डेवलप करते हैं। Number 4, to help employees to weigh their obligations towards the organization against the obligations of the organization towards them। यानी इसमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन क्या अहमियत दे रही है और इसी तरह
ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को अगर अच्छी अहमियत दे रही है, उनको वेटेज देती है, तो एम्प्लॉइज़ भी उसी एंगल से उसको वही अहमियत और वही रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। अब अगर दोनों की तरफ से नीयतों का फुकदान हो या बिहेवियर का फुकदान हो, तो फिर इस तरह की जो एंगेजमेंट्स होती हैं, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की वर्किंग आपकी एंगेजमेंट्स, वो फिर ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकती। जो एम्प्लॉइज़ ख़ास स्किल्स के मालिक होते हैं, एम्प्लॉय ख़ास तौर पे एम्प्लॉयर भी, यानी आपके वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ इस तरह के मुआहदों के तहत उनको बाउंड करने की कोशिश करती है। और अक्लमंद और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वही कहलाती हैं कि जो अपने एम्प्लॉई को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बना लें, यानी उनको इत्मीनान दें और उनको काम करने की आज़ादी और ऑटोनॉमी भी हो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकें। पाँचवा फंक्शन जो है टू एडजस्ट देयर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल आउटकम्स, यानी जिन चीज़ों की बुनियाद पे तनकीद की जा सकती है, अगर उन चीज़ों को पहले ही एड्रेस कर दिया जाए, उनको हल कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा कि बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स तयशुदा हो जाएंगी। तो आप अपने अपने पैरामीटर्स को, अपनी अथॉरिटी को, अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स को आप पहचानने लग जाते हैं। और आखिरी है इसका फंक्शन टू गिव एम्प्लॉइज़ अ फीलिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट हैपन टू देम इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनको ये ज़हनी इत्मीनान हो जाता है कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर अदारे की तरफ से रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वो उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, चाहे बिज़नेस के हालात अच्छे हों या गलत हों, या एम्प्लॉई से कोई गलती हो गई हो तो उसको जो छोड़ने का या उसको बर्दाश्त करने का तरीक़ेकार क्या होगा अदारों के लिए, उनका कंपनसेशन सिस्टम क्या है, उनका फ़ाइन सिस्टम क्या है, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर तयशुदा हो जाती। तो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं या इनके जो बेनिफिट्स हैं, वो दोनों पार्टीज़ ही ले सकती हैं, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। इफ़ेक्टिव वेज और स्ट्रेटजीज़ टू इम्प्रूव एम्प्लॉयर रिलेशंस, यानी अब हम बात करेंगे कि हम इन माहदों को या इन रिलेशंस को बेहतर कैसे बना सकते हैं, अदारों को या एम्प्लॉइज़ को कैसी स्ट्रेटजीज़ डेवलप करनी चाहिए, कैसी हिकमत अमली वाज़ह करनी चाहिए कि आपके साथ एम्प्लॉई के और एम्प्लॉयर के जो रिलेशन हैं वो स्मूथ हो जाएं, वो बेहतर हो जाएं, या इनको बेहतर कर लिया जाए, एक प्रोफेशनल माहौल के अंदर इसको जो है वो मोल्ड कर लिया जाए। Here we will continue this conversation and discuss some ways to improve employee relations। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसका पस मंज़र या इसका बैकग्राउंड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स को करने की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम देखते हैं कि इनको बेहतर बनाने के लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल या कौन सी वर्किंग या कौन सी आदत अपनानी चाहिए। सबसे पहले जी, आस्क फॉर इनपुट, यानी इनपुट का तकाजा करें। Having good employee relations require you to have a strong dialogue with your team। ज़रूरी है कि आपकी टीम के साथ आपका अच्छा डायलॉग हो, आपकी गुफ्तगू हो, चीज़ों को, मसाइल को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ऑप्शंस को डिस्कस किया जाए। उसके मज़ीद ऑप्शन जो है वो इसको बनाना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए ताकि मसाइल के हल की तरफ जाएं। Including them in strategic decisions and getting their input will not only increase their relations। अगर आप उनको यानी उनकी राय तलब करते हैं काम के मतलब, कॉम्प्लेक्सिटी के मतलब, और अगर वो कोई महाराना राय देते हैं या ऐसी चीज़ जो कि आपकी वर्किंग के अंदर या आपकी बिज़नेस की स्मूथ रनिंग के अंदर वो अगर हेल्पफुल हो, वो उसके में मदद कर सके, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो रिलेशंस हैं अदारों के साथ वो भी अच्छे होते हैं। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द न्यू इनसाइट, ये आपको एक नया दौर या नए तकाज़े आपके सामने लाती हैं, और वो रियल टाइम के अंदर जो मसाइल आ रहे होते हैं, ऑल्दो के वो मसाइल आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना हों, लेकिन आपके इल्म में ज़रूर होनी चाहिए कि अगर इस किस्म के हालात आ जाएंगे तो हमने इसको हैंडल कैसे करना है। एंड हेल्प यू लुक एट थिंग्स फ्रॉम आ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और फिर आपकी ये भी मदद हो जाती है कि चीज़ों को आपने डिफरेंटली कैसे देखना है। नंबर 2 है जी, कम्युनिकेट द कंपनी मिशन एंड विजन। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि आप एम्प्लॉई जब ज्वाइन करते हैं इदारों को, तो उस वक्त फिर उनको कम्युनिकेट करें, उनको गाइड करें कि इस कंपनी को बनाए जाने का मकसद क्या है, उनकी मेन काजेज़ क्या थी, उनके अंदर चीज़ों को कैसे शामिल किया गया, किन चीज़ों को एडमायर किया गया और किन चीज़ों से इज्तनाब
मिशन स्टेटमेंट बेसिकली आ स्टेटमेंट ऑफ एम्स होती है। अदारे इसमें चीज़ों को तय करते हैं कि उनके मकासद क्या हैं, उन्होंने कोई प्रोडक्ट या सर्विस देनी है तो वो क्यों देनी है, उसकी प्राइस क्या है और बिज़नेस के अंदर उनका रोल क्या हो सकता है। और इसी तरह अपना विजन भी क्लियर करना होता है, जिसके अंदर विजन बेसिकली आपकी वो एक मुख्तलिफ राय हो सकती है, एक जदीद राय हो सकती है जो अदारों की बेहतरी के लिए या उसके रनिंग के अंदर उसका बेहतरीन रोल मौजूद हो। नंबर 3 जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे इन रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए, तो वो सबसे पहले ये है रिकॉग्नाइज अ जॉब वेल डन, यानी इस चीज़ का मुशाहदा और इस चीज़ को मुमकिन बनाएं कि जो जॉब या ड्यूटी दी गई थी उसको बेहतर तरीके से जो है कर लिया गया है। यानी एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम तरतीब दें जिसमें लोगों के काम को जज करें। आ सिंपल थैंक यू, यानी आपको किसी की सर्विसेज को एडमायर करना चाहिए, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये रवैया बिहेवियर जो है ये एम्प्लॉयर की तरफ से। एंड हैंड शेक फॉर जॉब वेल डन कैन गो ऑन अ लॉन्ग वे। और जब आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको उसकी प्रेज़ करें, उनके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करें। टेकिंग द टाइम टू रिकग्नाइज योर एम्प्लॉयज़, टाइम दें और अपने आप को भी एम्प्लॉयज़ को भी, ताकि आप पहचान सकें कि किस बंदे के अंदर क्या पोटेंशियल मौजूद है, वो कितना काम कर सकता है। एफर्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, और इसकी जजमेंट जो होती है, इसका जो डेटा कलेक्शन होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है, जिससे परफॉर्मेंस अप्रेजल को जानने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में और लोगों को प्रमोट करने में आपकी हेल्प हो जाती है। नंबर 4 प्रोमोट वर्क लाइफ बैलेंस, यानी वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है जो काम वाले औकात हैं, काम वाली चीज़ें हैं वो उसी वक्त होनी चाहिए, जो डोमेस्टिक फैमिली को टाइम देना है वो उन्हीं को देना है, लाइफ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी तौर पे होनी चाहिए उनको मेक श्योर करना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है ये होना ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस मैटर्स एंड इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर योर एम्प्लॉयज़, और ये एम्प्लॉयज़ के लिए इन्वॉल्व करने का काम के अंदर बेहतरीन ज़रिया है, उनकी मोटिवेशन होती है कि अगर आप एक लाइफ का बैलेंस सेट करने की कोशिश करते हैं, यानी लाइफ का बैलेंस कैसे सेट हो सकता है, आप वर्किंग आवर्स तरतीब दे दें, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तरतीब दे दें कि काम ऐसे होगा, आराम ऐसे होगा, और वहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ कैसे मुहैया करनी है उनको। और लास्ट है ऑफ़र करियर डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि अदारों को ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करनी चाहिए कि जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ के तहफ़्फ़ुज़, उनके इंटरेस्ट को आप सिक्योर कर सकें, उनको एनहेंस कर सकें। तो जो लोग आपके दायरे में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, अहलियत भी रखते हैं, तो उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए उनके स्केल और वर्किंग क्राइटेरिया को देखते हुए, और अदारे की पॉलिसी जो है वो इस किस्म की होनी चाहिए। जब आप अदारों के अंदर एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ कर लेते हैं तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस को ही होता है, क्योंकि वर्किंग स्पीड बेहतर हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने 5 स्ट्रेटजीज डिस्कस कर ली कि आप इन साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माहदों को बेहतर बनाने के लिए, ताकि उनसे कोई फ्रूटफुल नताइज आपको हासिल हो सकें। थर्ड इशू जी हमारा इसके अंदर बड़ा अहम है, डू ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक प्रॉमिस टू एम्प्लॉयज़। क्या अदारों को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किए हुए वादों की पासदारी करनी चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए। नॉर्मली हालात तो यही हैं, या हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स तो यही कहते हैं कि जब माहिदा होने लगा था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, तो दोनों तरफ से ही टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई होंगी, तो जाहिर सी बात है फिर दोनों लोगों को ही अपनी की हुई कमिटमेंट्स को ऑनर करना चाहिए। और अगर कोई एक अदारा भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता तो डेफिनेट सी बात है कि उसके मसाइल तो हो ही सकते हैं। एम्प्लॉयर्स मेक्स अ वैरायटी ऑफ प्रॉमिसेस, बहुत सी किस्म के वादे होते हैं जो एम्प्लॉयर करते हैं टू एम्प्लॉयज़ इन द कोर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप्स अबाउट पे, जिसके अंदर पे भी शामिल हो सकती है, फ्रिंज बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी इसमें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं, और ऑन द जॉब करंट सिनेरियो में जो आपको ऑफरिंग्स दी जा सकती हैं वो भी। टाइप्स ऑफ वर्क, काम की नौइयत क्या होगी, ये चीज़ें भी तयशुदा होती हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और आपको ये भी पता चले कि आप अगर नई पोस्ट पे जाते हैं तो अदारे आपको प्रमोट करने के लिए, आपकी स्किल लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आपको किस किस्म की सहूलियत मुहैया करती हैं। तो अगर अदारों ने एट द टाइम ऑफ जॉब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी स्टार्ट के अंदर प्री रिक्विजिट के तौर पे इन तमाम चीज़ों को शामिल किया था, तो फिर कंपनी की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन तमाम चीज़ों को मुहैया करने की पाबंद होती है। इन टर्न जबकि इसके जवाब में एम्प्लॉय कीप देयर साइड ऑफ द डील बाय
डूइंग देयर जॉब। जबकि अदारे के जो मुलाजमीन होते हैं वो उसी सूरत में अपने मुआहदे की पासदारी कर सकते हैं कि वो जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी ली थी उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और जिन चीज़ों से इज्तनाब का कहा गया था उससे इज्तनाब कर लें। दीज प्रोमिस मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये चीज़ें या ये जो हमने प्रोमिस इसके अंदर तय किए हैं ये मुआहदे का हिस्सा हो भी सकते हैं और एक्सटर्नली भी मुआहदे के अंदर शामिल की जा सकती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता भी है कि कुछ चीज़ें तयशुदा होती हैं जिनको जनरली अंडरस्टैंडेबल कहा जाता है और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि इनकी वजाहत कर दी जाए। अब इसके नताइज क्या हो सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस अपने मुलाजमीन के साथ किए हुए वादे तोड़ देती है, उन तमाम चीज़ों को जो उनको प्रोवाइड करने का कहा गया था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, उनके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, उनके परक्विजिट्स भी हो सकती हैं और उनकी जॉब की सिक्योरिटी भी हो सकती है, तो उस सूरत में नताइज क्या होते हैं, ड्रेन इम्प्लाई मेंटल एनर्जी। तो इससे वो उनकी जो एनर्जी होती है उनके दिमाग के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, वो इनको ज़ाइल करने का बायस बन जाते हैं, क्योंकि अगर मेंटली सेटिस्फाई एम्प्लाई ना हो तो वो अदारे के अंदर ज़्यादा देर रुकता नहीं है। नंबर 2 है जी रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब डिप्लीशन नेचुरल एसेट की डिक्रीज़ इन वैल्यू को कहा जाता है। यानी ज़ाहिर सी बात है कि फिर रिसोर्सेज आपके कम हो जाते हैं, एम्प्लाई आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये इदारा तो अपनी की हुई बातों की पासदारी नहीं करता, तो फिर उसके जो मसाइल होते हैं वो इदारे को लंबे अरसे तक बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। रिफ्यूज़ टू गिव सर्विस। एम्प्लाई ये भी कह सकते हैं कि हमने सर्विस यहाँ पे नहीं देनी क्योंकि हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही या हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की गई है। अब ये वादा खिलाफ़ी टाइमिंग के हवाले भी हो सकती है कि आपको 8 घंटे के लिए कहा जाए और काम 10 घंटे करवा लिया जाए। तो अमूमी तौर पे जब किसी चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात आपके जहन में होते हैं तो आप उनको जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जब आप ये बताएंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारी सर्विसेज को वैसे ही परसीव नहीं किया जा रहा है, वैसे ही ऑनर नहीं किया जा रहा, तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। और जबकि आखिरी नतीजा इसका क्या हो सकता है, एम्प्लाई टर्नओवर। अल्टीमेटली एम्प्लाई या तो उस इदारे का रुख ही नहीं करते और अगर कुछ आ भी जाते हैं तो फिर उनकी पॉलिसी होती है कि इदारे की पॉलिसी चूँकि इतनी ज़्यादा साउंड नहीं है अब वादों के हवाले से, तो वो फिर इदारे को छोड़ना शुरू हो जाते हैं, उस इदारे का रुख ही नहीं करते। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है जी। नंबर 4 टॉपिक है जी हमारा वर्क प्लेस जस्टिस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे हर किस्म का इंसाफ होना चाहिए, चाहे काम के एतबार से हो, चाहे ड्यूटीज़ के एतबार से हो, चाहे तनख्वाह के एतबार से हो, या अगर किसी भी किस्म की एम्प्लॉइज़ के अंदर या एम्प्लॉइज़ की मैनेजमेंट के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है, कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती है, तो फिर उस चीज़ के अंदर भी इंसाफ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्रूगर एंड रूटमैन, ये दो बहुत मशहूर सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पॉलिसी भी दी थी टू क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू एम्प्लॉइज, यानी एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कि जिसके अंदर एक एम्प्लॉई की दिलचस्पी की हर चीज़ मौजूद हो जो उसके लिए मोटिवेशन का बाइस हो। मोटिवेशन एम्प्लॉइज मोटिवेशन कंपनीज मस्ट हैव, लाजमी है कि उसके अंदर हो अ कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज एंड सिस्टम दैट, एक जामे निज़ाम, एक जामे हिकमत अमली कि जिसको आपने लागू करना होता है अदारे की फंक्शनिंग को या उसकी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो वर्क प्लेस जस्टिस की डेफिनेशन फिर क्या हुई, एंश्योर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर लागू करें, लोगों के लिए समझना आसान बनाएं, एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़, के तमाम एम्प्लॉइज़ को इक्विटेबली ट्रीट किया जाएगा उनके काम के मुताबिक, उनके दर्जे के मुताबिक, यानी जो इंसानियत का एक लेवल होता है वो मेंटेन करने की कोशिश करें, चाहे वो आपका कोई भी जगह हो। तो वर्क प्लेस जस्टिस की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन का लेवल हाई हो सकता है। बर्नड आउट, स्ट्रेस्ड आउट एंड सिक एम्प्लॉइज़ कैन ब्रिंग देयर बेस्ट टू वर्क इवन व्हेन दे वांट टू। अच्छा, ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि अगर एम्प्लॉइज़ एक काम को करते हुए थक जाते हैं, शोलापा हो जाते हैं या उनकी सेहत पे असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी आपको वहाँ पे इंसाफ करने की ज़रूरत है कि एक इंसान की जो अहलियत हो सकती है, जो जॉब टाइमिंग हो सकती है, उसको स्टैंडर्डाइज वैसा ही काम लिया जाए, एक्स्ट्रा बोझ ना डाला जाए। और एक्स्ट्रा बोझ अगर डाल भी देते हैं तो आपकी कंपेंसेशनल पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उन एम्प्लॉइज़ को या उन प्रोफेशनल्स को आपकी वर्किंग स्टाइल के ऊपर या मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर कोई एतराज़ ना हो सके। जस्टिस एट वर्क इज़ क्रिटिकल टू द एम्प्लॉय मोटिवेशन,
इसको एक तनकीद की नज़र से भी देखा जाता है कि जब आपको इंसाफ एक इदारे से मिलता है तो आप मोटिवेट भी हो जाते हैं काम करने के लिए। और अगर आप महसूस करते हैं कि एक माहौल के अंदर या वर्क प्लेस जस्टिस में आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ किसी किस्म की डिस्कशन नहीं होती या आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आता, तो फिर मसाइल हो जाते हैं। और इसके असरात फिर क्या हो सकते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल कम हो सकता है, आपकी सेहत पे असरात पड़ सकते हैं, और वेल बीइंग एंड टू हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन। और अमूमी तौर पे ऐसे होता है, जो हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एम्प्लॉई को अहमियत देती हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को अहमियत देती हैं, अपने तयशुदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अहमियत देती हैं। तो इस वजह से वर्क प्लेस जस्टिस जो होता है उसको एक माहौल मिलता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विद द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड योर प्रैक्टिसेस एंड योर थिंकिंग। अब वर्क जस्टिस को थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं कि ये वर्क प्लेस जस्टिस जो है, यानी जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो, अगर वहाँ पे अगर इंसाफ हो तो आपको किस किस्म के बेनिफिट्स हो सकते हैं, या वर्क प्लेस जस्टिस अदारे की जो मदद है वो किस सेंसेस में कर सकता है। इन द स्टडी ऑफ ओवर 400 स्मॉल बिजनेसेस, ये जो क्रूगर और रूटमैन की मैंने बात की थी, इन्होंने को दुनिया की अच्छी 400 कंपनीज को सिलेक्ट करके वहाँ से डेटा कलेक्ट किया और फिर कुछ सिफारिशात तैयार की, जिनको हम 7 एलिमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन कह सकते हैं कि एम्प्लॉय की जहन साजी करने के आपने काम कैसे करना है। इन 7 चीज़ों को लाजमी तौर पे इसमें शामिल होना चाहिए। सबसे पहले है इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल वर्क। लोगों को वो काम दें कि जो उनके लिए दिलचस्पी का बाइस हो, या जिसको उनको करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद है और उनको उस जॉब के अंदर कोई बेहतरी भी नज़र आए इन फ्यूचर के हवाले से। नंबर 2, रिकग्निशन एंड फीडबैक। आप एम्प्लॉय के काम को देखें, उसको रिकग्नाइज करें, अच्छे काम वाले की तारीफ़ करें, बुरे काम वाले को मौका दें कि वो इस काम को बेहतर कर सके। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होनी चाहिए। अगर आपका सिस्टम के ऊपर, उस निज़ाम के ऊपर एतबार नहीं होगा, यानी वर्क प्लेस जस्टिस में, तो फिर मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको अनकंडीशनली वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए। वर्किंग कंडीशन, अदारे की वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, यानी अगर काम जो है वो ज़रा टफ नौइयत का है, गर्मी वाला है, तो वहाँ पे ऐसा कोई कूलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। या महसूस करते हैं कि वर्किंग कंडीशन, जिसको कि हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा भी था, कि ऐसी कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हैं वो अदारे रिक्वायर करते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी होती हैं, कि एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी लाजमी देनी है। अगर वो अदारे रेगुलेटरी बॉडी काम ना कर रही हो तो फिर अदारे अमूमी तौर पे सहूलतें देते भी नहीं हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। स्ट्रॉन्ग लीडर्स, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है जी। स्ट्रॉन्ग लीडर के टाइमली और अच्छे जो डिसीजंस होते हैं। अब लीडर होता कौन है? अ विजनरी पर्सन हैविंग अ कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, यानी एक ऐसा शख्स जिसके जहन में वुसअत भी हो, वो नए पैमानों या जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोच भी सकता हो, तो वो अपनी एम्प्लॉइज़ के लिए एक मशले राह होता है। अमूमी तौर पे एम्प्लॉइज़ अपने लीडर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे लीडर रासूल सल्लम थे, हम उनकी पॉलिसीज़ को, चीज़ों को लीड करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। कंपनी पॉलिसीज़ एंड एनवायरनमेंट, अब कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं या माहौल होता है वर्किंग का, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। यानी हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड मौजूद है, टेम्परेचर के हवाले से, वर्किंग कैपेबिलिटी के हवाले से, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स के हवाले से। तो आप वर्क प्लेस जस्टिस के अंदर अपनी जो पॉलिसीज़ वज़ा करें, तो उन पॉलिसीज़ को सिर्फ कानून की हद तक या पॉलिसीज़ की हद तक ना रहने दें, बल्कि इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी करें। कंपनसेशन, अच्छा, अब ये भी जस्टिस है कि आपने जितनी तनख्वाह का या जितने बेनिफिट्स का उनके साथ मुआहदा किया तो उनको मुहैया करें। ये इदारों के मुलाजमीन के लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिव मोटिवेशनल टूल हो सकता है। वर्क प्लेस जस्टिस होता कितनी किस्म का है, यानी इसके किस किस्म का होता है और कितनी सूरतों में जस्टिस ये किया जा सकता है। द 3 ड्राइवर्स ऑफ वर्क प्लेस फेयरनेस, वर्क प्लेस पे जो लोगों को एतमाद की फ़िज़ा दी जाती है, लोगों का जो यकीन बन जाता है, उसके लिए 3 किस्म के जस्टिस होने चाहिए, इंसाफ होने चाहिए। नंबर 1 है प्रोसीजरल जस्टिस, इंट्रैक्शनल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको पहली बुनियादी, यानी जो आपका लोअर क्लास है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। फेयरनेस इन हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट आउटकम्स, यानी अगर आपने नताइज हासिल किए हैं तो आप उन नताइज को कैसे इधर उधर बाकी लोगों के लिए बेस बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स,
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फेयरनेस इन हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट आउटकम्स। हाँ, आप नताइज को कैसे तकसीम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब एक एक्टिविटी मुकम्मल होती है और आप अगर एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो फिर नताइज में बाकी लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस भी होती हैं। राइट्स, हकूक़ क्या होंगे आपके, बाकियों के, एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की अहमियत क्या होगी। यानी इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है कि अपने नताइज के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, अपने हकूक़ के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका भी जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए। एम्प्लॉय नीड टू फील दैट, एम्प्लॉयज़ के लिए यह महसूस करना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है दैट ऑल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फेयर एंड इक्विटेबल, कि तमाम जो चीज़ें हैं वो हक़ाइक़ पे हैं, तमाम चीज़ें इंसाफ के तकाज़ों के साथ बेहतर नज़र आ रही हैं, उनकी बेहतर तकसीम है, उनको जायज़ और मतलब एक स्टैंडर्ड बेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रोसीजरल जस्टिस, यानी निज़ाम का ऐसा जो इंसाफ होना चाहिए। फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिसीज़, आपकी पॉलिसीज़ जो बनाई जाएं काम को करने के हवाले से वो बेहतरीन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हों। प्रोसीजर्स, तमाम प्रोसेस जो डिज़ाइन किए जाएँ वो बेहतरीन हों। एंड प्रोसेस यू यूज़ टू मेक द डिसीजंस, और वो तमाम अवामल के जिनको फॉलो करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजंस लेते हैं वो। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है योर डिसीजंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स, राइट्स एंड रिसोर्सेज, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। टू एवेल्यूएट फेयरनेस, अब फेयरनेस को एवेल्यूएट करने के लिए एम्प्लॉइज़ नीड टू अंडरस्टैंड, एम्प्लॉय के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है योर स्टैंडर्ड्स आर रैशनल, कि काम को करने के मतलब आपने स्टैंडर्ड्स क्या तरतीब दिए हैं या समझदारी के तकाज़े क्या कहते हैं, एक प्रोफेशन की जो है ज़रूरियात क्या हो सकती हैं, उनके तकाज़े क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी होता है। नंबर 3, इंट्रैक्शनल जस्टिस, फेयरनेस इन हाउ यू ट्रीट एम्प्लॉइज़, यानी इस चीज़ के अंदर फेयरनेस मौजूद हो कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को बेहतरीन तरीके से ट्रीट करें ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, जब आप हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट कर रहे हों अपने वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। प्रोसीजर्स, और वो तमाम निज़ाम, प्रोसेसेस एंड आउटकम्स। एम्प्लॉइज़ नीडेड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, लोगों को एहतराम के साथ ट्रीट करना चाहिए, जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट हो सकती है, जो काम का तकाजा हो सकता है। यानी बिहेवियर को ऐसे अडॉप्ट और मोल्ड करने की ज़रूरत है जो अदारे के लिए एक अच्छा मोटिवेशनल टूल बन सके। कंपैशन, लोगों को राज़ी करें कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतें और जुनून और शौक़ के साथ काम की तरफ राग़िब हों। केयरिंग, उनकी केयर करें, उनको अहमियत दें, एंड रिस्पेक्ट, और उनको एहतराम दें। तो ये भी काम को बेहतर बनाने के लिए जो 3 किस्म के जस्टिसेस हैं उनमें से हमने 3 बेहतरीन को यहाँ पे डिस्कस किया है। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे वर्क प्लेस फेयरनेस। अब वर्क प्लेस फेयरनेस है क्या, यानी काम के अंदर या काम की जगह पे जहाँ पे वर्क एट साइट हो रहा होता है वहाँ पे चीज़ों के अंदर जो है वो फेयरनेस होनी चाहिए। चीज़ों को वैसे ही नज़र आना चाहिए जैसा कि उसका स्टैंडर्ड कहता है, चाहे वो काम के एतबार से हो, एम्प्लॉइज़ का या एम्प्लॉय का बिहेवियर हो, वो तमाम हवालों से बेहतरीन होना चाहिए। वर्क प्लेस फेयरनेस इज़ वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर ऑफ एम्प्लॉय मोरल। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर वहाँ पे फेयरनेस होती है तो लोगों का उस सिस्टम के ऊपर या उस निज़ाम के ऊपर एतमाद बढ़ता है, और जब एतमाद बढ़ता है तो एम्प्लॉइज़ का मोरल भी बुलंद होता है, काम के साथ अखलास उनका बढ़ जाता है। A workplace that employee feel is fair increase morale, वही बात आ गई कि उनका मोरल इंक्रीज़ कर जाता है। whereas one that seen as unfair damages employee, और अगर आप महसूस करते हैं कि वहाँ पे फेयरनेस नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है, चीज़ें वैसे नज़र नहीं आ रही कि जैसी आनी चाहिए, या काम वैसे नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, तो फिर उस सूरत में डैमेज होता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन और वेलबींग, यानी उसकी जो सोच होती है काम को सही करने की या काम पे रहने की, उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो दरार आ जाती है, उसकी थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी सरप्राइज़ हो जाती है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने सही चीज़ का इंतखाब किया है या नहीं किया।
एम्प्लॉइज़ टॉक, अमूमी तौर पे एम्प्लॉइज़ जो होते हैं ना मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, वो एक दूसरे के साथ ये चीज़ों को डिस्कस करते होते हैं। एम्प्लॉइज़ कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस एट वर्क, कि उनका किसी भी काम के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक सीट पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है, द गुड द बैड एंड द अगली, यानी वो राय देते हैं कि उनका एक्सपीरियंस फ़लाँ काम पे अच्छा रहा है, अच्छा नहीं रहा, या बहुत बुरा रहा है कि जिसको शायद बयान भी ना किया जा सके, और अदारों के मुतल्लिक़ एम्प्लॉइज़ की राय होती है। वेदर देयर परसेप्शंस आर राइट आर नॉट, और इस चीज़ से कतई नज़र कि उनकी किसी चीज़ के मुतल्लिक़ सोच सही है या गलत है, इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। द इम्पैक्ट द वे देयर को वर्कर परसीव देयर वर्क प्लेस, और जिस चीज़ का फ़र्क होता है वो ये है कि वो अपने वर्क प्लेस को किस नज़र से देखते हैं। आपके ऑनर जो होते हैं या आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपके मतलब किस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या आपको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये चीज़ें अहमियत रखती हैं। आपका जो रवैया अपने एम्प्लॉइज़ के साथ होता है वो एम्प्लॉइज़ के लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। दिस कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेप्स एंड री एनफोर्स एम्प्लॉय कलेक्टिव परसेप्शन, और अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको इक्वलिटी दी जाती है, फेयर प्ले दिया जाता है, उनके तमाम हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, तो फिर इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव अप्रोच को प्रमोट करने में मदद मिलती है ऑफ द वर्क प्लेस फेयरनेस एनवायरनमेंट। तो अपने इस माहौल को, इस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉई जो हैं इस अदारे के लिए काम कर सकें। वर्क प्लेस फेयरनेस, अब थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं कि अनफेयर वर्क प्लेस टेक्स आ सिग्निफिकेंट टोल ऑन द इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज़, यानी अनफेयर वर्क प्लेस जब जहाँ पे होगा, जहाँ पे काम की तरतीब नहीं होगी, एम्प्लॉइज़ के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाए, इम्तियाज़ी सलूक में उनको जो काम है वो भी मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है, एक ही स्टेटस पर रहते हुए एम्प्लॉइज़ को मुख्तलिफ किस्म के मुआवजे ऑफ़र किए जाएँ, तो ये भी अनफेयरनेस हो सकती है। तो अमूमी तौर पे इसके जो असरात होते हैं वो जज्बाती लिहाज से भी होते हैं, साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती एतबार से भी होते हैं, और लोगों को फ़िज़िकली यानी जो सेहती जो बाहर नज़र आती है फ़िज़िकली भी उनको डिस्टर्ब करती हैं। दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सीरियस एम्प्लॉइज़ इलनेस। Vigorous longitudinal studies have made a clear connection between supervisors fairness और एंड एम्प्लॉई हेल्थ एंड वेलबींग, यानी अगर आपका सुपीरियर बॉस जिस किस्म के आपके साथ बिहेवियर रखता है, आपको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है अगर वहाँ पे ना हो, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें आपकी ज़हनी माजूरी भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ हाइपरटेंशन और इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। और बाज़ एम्प्लॉय को कंटिन्यूस टेंशन में रहने की वजह से शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाना, पट्ठों का खचाव हो जाना, इसी तरह फालज या लकवा की कंडीशन हो जानी, तो ये वर्क जो है इसको एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए, और जिसको आप काम को काम की हद तक रख के ज़रूर सोचें, परफॉर्म ज़रूर करें, लेकिन उसको इस तरह से अपने ऊपर सवार ना करें कि जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाए, उनकी फ़िज़िक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या उनको सोसाइटी के अंदर जो है एक प्रॉब्लम बन जाए उनके लिए। दस द कंपैशनेट केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, यानी दूसरों को वो ड्यू रिस्पेक्ट देनी कि जिसका उनको देना उनका हक है, और इस तरह से उनको ट्रीट करें कि जैसे कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये प्रैक्टिसेस हैं, एम्प्लॉइज़ इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ पैरामाउंट, यानी एम्प्लॉइज़ इदारों के चलाने के लिए ऑप्शंस नहीं होते बल्कि उनके लिए अहम होते हैं और लवाजमात में शामिल होते हैं। तो जो चीज़ें इदारों को चलाने के लिए लाजमी होती हैं उनको अहमियत दी जानी चाहिए। अनफेयरनेस हर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी का फुकदान हो, लोगों के साथ ट्रीटमेंट के अंदर फ़र्क हो, लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट ना दी जाती हो, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये तमाम चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं। एम्प्लॉई इलनेस, बर्नआउट यानी या काम से उकता जाएँ, काम का बर्डन ज़्यादा होने की वजह से, एंड वर्क प्लस स्ट्रेस, अगर काम के ऊपर बाज़ का स्ट्रेस भी होता है,
हालात इस किस्म के होते हैं कि एम्प्लॉइज़ एक दूसरे के काम में टांग अड़ा रहे होते हैं या वहाँ पे काम जो है वो बड़ा ही सख्त नौइयत का होता है, कैन सिंक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिस्टर्ब होती है और लो हो जाती है। व्हेन एम्प्लॉइज़ फ्रीक्वेंटली कॉल आउट स्टिक आर रिपोर्ट टू वर्क ऑन पुअर फिजिकल और इमोशनल हेल्थ। तो अब इससे ये होता भी है कि जब एम्प्लॉइज़ ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने एक बुरी सेहत के साथ कंट्रीब्यूट किया है, तो ज़ाहिर तौर पे बात है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, या बाज़ औक़ात उनकी इमोशनल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर काम मुतमईन नहीं कर सकता, उनको ये इत्मीनान बख्श काम नहीं कर सकते, तो उसके पीछे भी इशू यही होती है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। देयर इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इसका ओवरऑल असर फिर जाके एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के जो रिलेशंस होते हैं उसके ऊपर पड़ता है। यानी एम्प्लॉई को ज़रूरत होती है अच्छा काम करने की और उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मुहैया किया जाए, लेकिन एक एम्प्लॉयर को ज़रूरत होती है अपने टास्क कंप्लीशन की जो उसने असाइन किए होते हैं वर्कर्स को, और अगर वो पूरे नहीं होते तो वो भी अपना रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से देता है। कस्टमर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी डिस्टर्ब होती है। जब वो डिस्टर्ब होगी तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो जाएगा एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, और बिल्कुल फिर इस चीज़ का असर भी पड़ता है कि जो इमोशनल डिस्टर्बेंस आपके लिए होती है वो आपके काम की या आपके परफॉर्मेंस के अंदर रिडक्शन का बायस बनती है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।